हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित और ईपीएफओ एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस का फोर्थ जो है वो एमसीक्यू लेक्चर है और सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का होगा शायद, क्योंकि ये अप्रोचेस जो हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सारा इसमें कवर किया गया है। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो हैं आपके वो आपको चैप्टर से ज़रूर मिलेंगे। और जो पहले के जो मैंने लेक्चर्स डाले हैं उससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन जो हो मिल जाएंगे। मतलब जो आईआर का जो सारा सिलेबस है, जो सारे क्वेश्चंस वाले टॉपिक्स हैं ना, उनमें अधिकतर आपको इन लेक्चर्स में मिल जाएंगे जो मैंने लास्ट में डाले हैं। और आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हो जितने भी सोर्सेस हैं लास्ट ईयर का जो पेपर है उससे, जिस तरह के मैंने क्वेश्चंस इसमें डाले हैं, जिस तरह का मुझे फीडबैक अभी तक मिला है। तो आई होप कि आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत मैंने भी इसमें की है। और जो कमियां हमेशा छूट जाती हैं, जो बेस्ट तैयारी करते हैं उनसे भी जो कमियां छूट जाती हैं, जहां बाद में लगता है कि रिवाइज़ करना चाहिए था, वो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। इसलिए इसको शेयर भी करना आप प्लीज़, और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने करंट अफेयर्स के भी डाले हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के भी डाले हैं और इकोनॉमिक्स के भी डाले हैं। लेबर लॉस का ये चौथा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ को। यहाँ पर आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता हूँ, और सब्सक्राइब आप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो ही लेसन आता है। पहला इशू है कि इस अप्रोच को हमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कौन सी अप्रोच ये है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो दिस अप्रोच इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज अ टूल फॉर सेड्यूसिंग एम्प्लॉइज अवे फ्रॉम यूनियनिज्म एंड सोशलिज्म। कि ये अप्रोच जो है उसका एक क्रिटिसिज्म है कि ये अप्रोच जो है वो एम्प्लॉइज को सेड्यूस करती है, मतलब उनको रिझाने की कोशिश करती है यूनियनिज्म और सोशलिज्म से दूर ले जाने के लिए। नेक्स्ट है, सिर्फ इसका ये अप्रोच जो है ये मानती है कि एक ही सोर्स है, अथॉरिटी है, वो है मैनेजमेंट। तीसरी बात है कि जो स्ट्राइक्स होती हैं उनके फॉर्म में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो नेसेसरी नहीं माने जाते हैं इस अप्रोच में, और उल्टा उनको डिस्ट्रक्टिव माना जाता है कि भाई इंडस्ट्री उससे डिस्ट्रक्शन उसका होता है। तो सारी बात जो है वो एकदम ही ज़्यादा ही स्टर्न है और नेगेटिव सी है। तो कौन सी अप्रोच है? मार्क्सिस्ट अप्रोच है, मैनेजमेंट अप्रोच है, डनलप अप्रोच है, या यूनिटरी अप्रोच है? तो देखो, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस पूरे लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। इसका आंसर है यूनिटरी अप्रोच, डी। जो एक की कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी द मैनेजमेंट, वो इसको डिफाइन करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है ये यूनिटरी अप्रोच का। और ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यूपीएससी। ये देखो, ये इस चीज़ पर बेस्ड है, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पर, कि सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, मैनेजमेंट, और जो सारा बिजनेस को ऑन करता है, कंट्रोल करता है, उसके डायनामिक्स को, डिसीजन मेकिंग को, और जो भी नेगोशिएशन है, बार्गेनिंग, उन सब के अंदर मैनेजमेंट ही बॉस है, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, ये इसका कहना है। लेकिन ये कहता है कि बॉस को जो है ध्यान भी रखना चाहिए हर चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर कोई वी और या फिर दे फीलिंग नहीं है, कोई हम वाला सिस्टम नहीं है इसमें। और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको एक टेम्पोरेरी एबरेशन, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो कुछ डिस्टर्बेंस आ गए हैं, ऐसे लेना चाहिए, कोई उस पर उसको तूल नहीं देना चाहिए। और ये पुअर मैनेजमेंट आपने किया है, इसलिए ये चीज़ें मतलब इमेनेट हुई। मतलब इसमें अथॉरिटी भी दी गई है मैनेजमेंट को और जिम्मेदारी भी दी गई है। अगर कोई फेलियर होता है, कोई थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस आता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की ही है, और इसका मतलब होगा कि ये मैनेजमेंट आपका पुअर है। तो ये चीज़ है। इसमें यूनियंस जो होती हैं वो मैनेजमेंट के साथ ही चलती हैं, ठीक है। और जो मैनेजमेंट का राइट है, ये राइट टू मैनेज इंडस्ट्री का, उसको मानते हैं वो यूनियंस, और नो वी दे फीलिंग। अंडरलाइंग अजम्पशन ये है इसका कि जो जिस तरह से मैनेजमेंट अपना डिसीजन लेता है उससे हर कोई बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट होगा इससे, ये इसमें माना गया है। और हार्मनी बढ़ेगी, इंटरेस्ट जो है वो और प्रोटेक्ट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वही सबके भले का है, ये इसमें मानना पड़ेगा। ये मतलब यूनिटरी अप्रोच है, और ये शुरुआती फेजेस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ज़्यादा चली थी ये चीज़। तो यूनिटरी अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करता है एक रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर।
और इसमें कोई ट्रेड यूनियंस को ज़्यादा ट्रेड यूनियंस को, स्ट्राइक्स को, इनको ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। कोई किसी को इशू है तो एम्प्लॉयज़ के साथ में डायरेक्ट बात इसमें होगी मैनेजमेंट की, ये इसमें कहा जाता है। गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, ट्रिब्यूनल्स का, यूनियंस का, मतलब कोई इशू हो जाए, बड़ा मुद्दा हो जाए, गवर्नमेंट के पास लोग चले जाएं, केस कर दें, ट्रिब्यूनल्स बने उसके लिए, यूनियंस अपना काम करें एग्रेसिव मोड में, तो इन सब चीज़ों को जो है गलत माना जाता है इस अप्रोच के अनुसार। इसलिए इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो ट्रेड यूनियनिज्म है और जो सोशलिज्म है, इनसे दूर ले जाने की एक ये अप्रोच है। क्योंकि सोशलिज्म होगा तो सोसाइटी का इंपॉर्टेंस होगा, सोसाइटी का इंपॉर्टेंस होगा तो ट्रेड यूनियंस का इंपॉर्टेंस होगा, उनकी स्ट्राइक्स का इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो ट्रेड यूनियनिज्म जो है उससे ये दूर ले जाने की कोशिश करती है एम्प्लॉयज़ को। यूनिटरी अप्रोच समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है प्लूरलिस्टिक अप्रोच परसीव मतलब क्या बताती है, क्या समझती है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल आप जानते हो बहुवचन, तो क्या चीज़ ज़्यादा, एक से ज़्यादा है इसमें। Organization is multi-structured. There will be continued tension due to conflicts within and between the various sectional groups. तो पहली बात तो इसमें सेक्शनल ग्रुप्स की बात है, वो कई सारे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहता ही है, और मल्टी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात प्लूरलिस्टिक अप्रोच में बताई गई है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट जो है वो एक से ज़्यादा हाथों में होना चाहिए, क्या ये बात इसमें बताई गई है? तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपीटिंग इंटरेस्ट वाले एक कोलिशन की तरह होता है, कोलिशंस होते हैं, और जहाँ पर जो मैनेजमेंट का मेन रोल है ना वो यही है कि वो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में मीडिएट करे। ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच बोलती है। तो मेन इशू इसका ये है, ये कहता है कि जैसे एक तो यूनिटरी अप्रोच है, उसका जस्ट उल्टी है अप्रोच कि भाई कोई एक नहीं, पावर सेंटर कोई एक नहीं हो सकता है, अलग अलग इसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं और वो सब कोऑपरेशन में काम करेंगे इंडस्ट्री में, तभी इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्ट है, ये गलत है। मैनेजमेंट एक से ज़्यादा हाथों में हो, ये इसमें बात नहीं बोली गई है, तो इसका आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड। ये देखो, टोटली डिपार्ट्स फ्रॉम द यूनिटरी अप्रोच, ये कहती है कि इसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बनाते हैं अपने अपने, और उनके अपने ऑन सेट ऑफ एम्स होते हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने अपनी लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, और अपने अपने वैल्यू प्रोपोजिशंस होते हैं। तो मल्टी स्ट्रक्चर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन, और टेंशन हमेशा इसलिए कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सबके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आते रहेंगे, इसलिए टेंशन बना रहता है। लेकिन ये कहते हैं कि मैनेजमेंट का काम है कि उनमें मीडिएट करे, बीच बीच वाले का काम करे और उनको सबको समझाए, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल बताए गए हैं, उसमें होते ही हैं। और ट्रेड यूनियंस को इसमें शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि ये लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट के, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स अलग अलग होंगे, वो क्या होंगे, वो ट्रेड यूनियंस ही होंगी। तो ये चीज़ है। और ये कहा गया कि स्टेबिलिटी जो होगी ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, वो तभी आएगी जब मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगे और कंसेशंस दिए जाएंगे मैनेजमेंट के द्वारा ट्रेड यूनियंस को। नेक्स्ट इसमें देखो बात है कि मैनेजमेंट की अथॉरिटी, जैसे यूनिटरी अप्रोच में बोला कि भाई सबको माननी है, ट्रेड यूनियंस मानेंगी कि उनका राइट टू मैनेज है, इसमें ये जो मैनेजमेंट की अथॉरिटी है उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि रहता है और उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा मैनेजमेंट को भी और सभी ग्रुप्स को। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच में स्ट्रॉन्ग यूनियन जो है उसको बहुत डिज़ायरेबल बताया गया है, नॉट ओनली डिज़ायरेबल, नेसेसरी भी बताया गया है, मतलब ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल आवश्यक है, होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है, फ्लेंडर फॉक्स ने मेनली ये थ्योरी दी थी। आगे और भी इसमें स्पेसिफिकेशंस आएंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर काफ़ी इसमें फोकस है। जब ट्रेड यूनियंस पे होगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पे भी होगा, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन सब के ऊपर होगा। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट्स जो हैं, जो मार्क्सिज्म को मानते हैं, लाइक द प्लूरलिस्ट रिगार्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज एज इनएविटेबल। क्या ये भी प्लूरलिस्ट थ्योरी की तरह इनएविटेबल मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट को? कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो इंडस्ट्री में होता है कि भाई उनका तो उद्देश्य ये होता है एम्प्लॉयर्स का, मैनेजमेंट का, कि कम से कम लेबर में ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, और एम्प्लॉयज़ का एम होता है कि सैलरी ज़्यादा हो, काम का प्रेशर जो है वो बर्डन अत्यधिक ना हो। तो जस्ट उल्टे इंटरेस्ट हो गए ना, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मार्क्सिज्म क्या प्लूरलिस्ट की तरह बात करता है इस मामले में कि ये इनएविटेबल है, होंगे ही। नेक्स्ट है मार्क्सिज्म अप्रोच जो है उसको रेडिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं क्या। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट अप्रोच आर्ग्यू करता है
कि सोशल चेंज लाने के लिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, होना ही है। क्या ये मानता है मार्क्सिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट सपोर्ट स्टेट इंटरवेंशन नेसेसरी लाइक प्लूरलिस्ट। जैसे प्लूरलिस्ट बोलते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, ट्रेड यूनियंस, इन सब का काम ज़रूरी हो ही जाता है। जब सभी को इम्पोर्टेंस मिलेगी तो ये इनका रोल तो होगा ही, क्योंकि जब अगर वो कोई चीज़ में डेडलॉक आएगा मैनेजमेंट और वो नहीं मानेंगे कोई बात के ऊपर यूनियंस, तो फिर तो लॉज भी लगेंगे, ट्रिब्यूनल्स भी होगा, सब कुछ ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा। देखो, मार्क्सिज्म ये कहता है कि प्लूरलिज्म में तो ये चीज़ बोली गई है कि भी स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन मार्क्सिज्म एक बिल्कुल ही रेडिकल आइडिया है, इसलिए इसको रेडिकल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। मार्क्सिज्म ये कहता है कि स्टेट और ये जो ट्रिब्यूनल्स ये जो होते हैं ना, एम्प्लॉयर्स के फेवर में ज़्यादा डिसीजन देते हैं, उनके फेवर में ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा इनसे होप है नहीं, इसलिए नेसेसरी वो नहीं मानते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी वाले। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी। ये देखो रेडिकल पर्सपेक्टिव बोला गया है, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, और ये टाइप ऑफ सोसाइटी पे बहुत फोकस करता है कि कौन सी टाइप की सोसाइटी है वहाँ पर जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस लागू होने वाले हैं, जहाँ इसकी बात हो रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो जो सोसाइटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो रिलेशंस जो है कभी मीठे नहीं होते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, एडवर्सरी ही चलते हैं, और ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट का ही एक एस्पेक्ट है, क्योंकि क्लास अलग अलग हो गया ना, एम्प्लॉयर्स का क्लास अलग हो गया, एम्प्लॉयज़ का क्लास अलग हो गया, वो लेबर क्लास है और वो रिच क्लास है, तो ये इनएविटेबल है, और इनएविटेबल मानते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो। इस मामले में प्लूरलिस्ट के तरह ही बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट इंटरवेंशन है उसके अंदर वो प्लूरलिस्ट से भिन्न है, अलग सोच रखते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो है, मार्क्सिस्ट उसको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट जो सोसाइटी में होता है उसकी तरह ही है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी सोसाइटी से ही आने वाले लेबर क्लास लोग काम करते हैं, इसलिए वो ही बड़े मूवमेंट भी खड़े करते हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट जो होता है उसकी तरह ही होता है। और ये कहते हैं कि सोशल चेंज लाने के लिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट इंडस्ट्रीज में ही होता है, ठीक है। ये वही चीज़ है। तो ट्रेड यूनियंस का इम्पोर्टेंस तो है ही, और ट्रेड यूनियंस को लेबर रिएक्शन माना गया है इसमें, और ये भी कहा गया है कि कैपिटल क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट भी करती है इसको, और ट्रेड यूनियन जो है वो एक सोशल चेंज का रेवोल्यूशनरी वेपन भी है, ये मानती है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। स्ट्राइक्स आर पॉलिटिकल, ये बात क्लियर कट है मार्क्सिस्ट थ्योरी में कि स्ट्राइक्स पॉलिटिकल ही होती हैं, और ये बिल्कुल परफेक्टली क्लियर भी अगर इंडिया के अंदर देखो तो जो जितने भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इवन गांधी जी वाले जो एग्जांपल्स हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, ये सब हैं, तो ये सब जो हैं पॉलिटिकल ही होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट जो लेबर मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल इम्पैक्ट डालते हैं सरकारों के ऊपर, ये चीज़ है। मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है उसके अंदर जो स्टेट इंटरवेंशन की बात है, सब कुछ है, क्योंकि वो उनके फेवर में ही हमेशा रहते हैं, क्योंकि जो डिसीजन देने वाले क्लास हैं बड़ी बड़ी, चाहे ट्रिब्यूनल्स हों, चाहे वो कोई गवर्नमेंट्स हों, बड़े नेता हों, वो सब रिच लोगों के तरह ही काम करते हैं, वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है वो कैपिटलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करती है, और यूनिटरी अप्रोच जो है वो तो बिल्कुल एनाथेमा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स। ये बुक है, ये किसने लिखी थी? फ्लैंडर्स ने, जॉन टी डनलप ने, जी मार्गेरिसन ने, या हेनरी सैंडर्स ने? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर एक पूरी अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम्स की जो इस बुक में बताई गई है, और इसके राइटर थे जॉन टी डनलप। सिस्टम्स अप्रोच यहीं से आती है। नेक्स्ट है कौन सी अप्रोच के अंदर 3 सेट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताए गए हैं? ऑक्सफोर्ड अप्रोच में, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच में, एक्शन थियोरी अप्रोच में, या सिस्टम्स अप्रोच में? तो जो सिस्टम्स अप्रोच अभी हमने क्वेश्चन देखा जॉन टी डनलप वाला, उसमें इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस है कि वेरिएबल्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, और उस तरह से एक सिस्टम बनता है और उसको वो फंक्शन करता है। तो ये सिस्टम्स अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। डी इसका आंसर होगा। देखो क्या बताया गया इसमें।
1958 में बुक इन्होंने लिखी थी और इन्होंने ये कहा, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे तो बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इस अप्रोच में। एक जो है जो फ्लैंडर्स वाली है वो ऑक्सफोर्ड अप्रोच है, उसको उसमें ऑक्सफोर्ड का जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है, इसमें हार्वर्ड का कंट्रीब्यूशन है। तो डनलप ये कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, ये इसमें कुछ सर्टेन एक्टर्स होते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं और कुछ आइडियोलॉजी होती है, और ये सब जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक साथ बांधते हैं, और एक बॉडी ऑफ रूल्स जो है वो एक एक्टर की तरह काम करती है जो गवर्न करती है सारे सिस्टम को, बॉडी ऑफ रूल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्टर्स, कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी, तीन चीज़ें। एक्टर्स कौन कौन है? एक तो जो मैनेजर्स की हायरार्की है, हायरार्की मतलब इससे ऊपर इससे ऊपर ये वाला, और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं सुपरविजन में, और हायरार्की ऑफ वर्कर्स जो नॉन मैनेजरियल है, मतलब मैनेजर तो नहीं है लेकिन वो वर्कर्स लेबर्स के ऊपर हैं, और उनके स्पोक्समैन, और स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, जो वर्कर्स एंटरप्राइज उनके रिलेशनशिप से कंसर्न रखता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उसके लिए। तो ये सारा सिस्टम है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो है सारा वो जहाँ का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जहाँ पर ये सब कुछ जो है इंटरेक्शंस चल रहे हैं अलग अलग लेवल्स के ऊपर। और आइडियोलॉजी है फिलोसॉफी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो मेन फिलोसॉफी है जिसको समझने की कोशिश की जाती है, अप्लाई करने की कोशिश होती है, वो सारा उसका आइडियोलॉजी है। तो एक्टर्स, कॉन्टेक्स्ट और आइडियोलॉजी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, आइडियोलॉजी है फिलोसॉफी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, और एक्टर्स हैं ये वाले। तो ये सिस्टम्स अप्रोच है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड अप्रोच के बारे में करेक्ट बताना है। ये क्या हेनरी सैंडर्स ने दी थी? पहली बात तो यही गलत हो गया क्योंकि ये फ्लैंडर्स ने दी थी। और इंस्टीट्यूशनल एंड पावर फैक्टर्स आर व्यूड एज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस वाइल वेरिएबल्स सच एज टेक्नोलॉजी, मार्केट स्टेटस ऑफ पार्टीज, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें नहीं दी गई है, मतलब इसमें पावर, पॉलिटिक्स, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ओनली वन इसका आंसर होगा ए, ऑक्सफोर्ड अप्रोच। अभी मैंने बताया फ्लैंडर्स ने ये दी थी, फ्लैंडर्स ने। और जो डनलप मॉडल इससे पहले आया था उसमें जो सब्सटेंसिव और प्रोसीजर रूल्स की बात की गई है उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब डनलप मॉडल से भी रिलेटेड है एक तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो होता है वो एक स्टडी होती है, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ जॉब रेगुलेशन। तो जॉब रेगुलेशन की, प्रोसीजर रूल्स की, सब्सटेंसिव रेगुलेशंस किसके बाद इसमें ज़्यादा है। तो वो एक्सपोनेंट इसके फ्लैंडर्स थे। उन्होंने ये कहा कि हर जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एक सोशल सिस्टम है, प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, और उसका एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है रिलेशनशिप का। तो इसमें भी जो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉब रेगुलेशन वाला जो इशू है ना, ये दो कैटेगरी में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो मतलब वो है जैसे वर्क रूल्स के कोड होते हैं, वेज स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल प्रोसीजर होते हैं, जॉइंट कंसल्टेशन होती हैं, ग्रीवांस प्रोसीजर होता है, ये सारा इंटरनल इंस्टीट्यूशन है जॉब रेगुलेशन का। एक्सटर्नल है ट्रेड यूनियंस, तो इसमें ट्रेड यूनियंस को एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ट्रेड यूनियंस ही करती हैं, और ये सेंट्रल भी है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के लिए, लेकिन ये दूसरी कैटेगरी मतलब एक्सटर्नल कैटेगरी में इसको डाला गया है। इंटरनल में ये होते हैं कि जो रूल्स बनाए गए हैं, कोड्स बनाए गए हैं, वेज स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो एग्रीमेंट पहले हुआ है, कंसल्टेशन जो होते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल जो सिस्टम जो वहीं पर इंडस्ट्री में दिया गया है, तो वो पहला स्टेज है। मतलब उससे ही कोई चीज़ जो है वो सोल्व करने की कोशिश होती है, नहीं तो फिर ये एक्सटर्नल जो है ट्रेड यूनियन जो होती हैं वो काम करती हैं। फिर ट्रेड यूनियंस बनना, उनका अग्रेशन दिखाना, उनका ये एक डायरेक्ट मतलब अगेंस्ट में आ जाने वाली अप्रोच है। मतलब अगेंस्ट तो नहीं, मतलब कि डायरेक्ट टारगेट करने वाली बात है मैनेजमेंट को। तो ये ऑक्सफोर्ड अप्रोच है। इसका एक इक्वेशन भी होता है, हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसका मेन इशू जो है, मेन जो इसका थीम है, की कॉन्सेप्ट है, वही आपसे पूछेंगे। एक चीज़ ये है कि ये जो अप्रोच जो है वह क्रिटिसाइज भी की गई थी, किस ग्राउंड पे, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं देती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस प्रॉब्लम का, काफ़ी नैरो है उसके अंदर। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो चलती है सारे, इसमें ट्रेड यूनियंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पावर सेंटर है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है इसका, कलेक्टिव बार्गेनिंग के पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर। जो चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, मार्केट स्टेटस है, पार्टीज़ हैं, इसका इसमें कोई मेंशन ज़्यादा है नहीं ऑक्सफोर्ड अप्रोच में, फ्लैंडर्स अप्रोच में। नेक्स्ट है
कौन सी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो है वो फोकस करती है कॉन्फ्लिक्ट और उसके टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट्स का जो सिस्टम है ना उस पर फोकस करती है, कौन सी वाली अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अप्रोच या एक्शन थियोरी अप्रोच। तो इसका आंसर होगा बी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच। देखो सिमिलर से नाम है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बी और डी जो है वो सिमिलर से हैं, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, एक्शन थियोरी अप्रोच, लेकिन बी इसका आंसर है। कैसे? इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, उनसे उनके रिलेशन में जो भी बातें हैं, थियरीज हैं, वो सोशियोलॉजी में आती हैं। तो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, जो इंडस्ट्री के अंदर इस तरह का सिस्टम चलेगा। जी मार्गरिसन जो है वो इसके प्रोपोनेंट थे, उन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोर है ना, वो है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका जो नेचर है, उसका जो डेवलपमेंट है, वही उसका कोर है। हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझें, रूल्स को समझें, रूल्स को लागू करें, ये करें, उससे ज़्यादा हम कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दें। कॉन्फ्लिक्ट कोई इशू के ऊपर, मुद्दे के ऊपर होता है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। तो जो पहले से जो अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, उनको क्रिटिसाइज किया मैगरिसन ने, क्योंकि किसी ने भी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करी, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट की, वो इन्होंने करी। ये कह रहे हैं कि हमेशा कॉजेस पे जाना चाहिए, कारण क्या है, वो हो क्यों रहा है। इसमें दो मेजर कॉन्सेप्चुअल लेवल्स की बात करी है इन्होंने, मैगरिसन ने। एक तो इंट्रा प्लैनेट लेवल और दूसरा है आउटसाइड द फर्म। इंट्रा प्लैनेट में मतलब वो है कि जैसे सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, जॉब कंटेंट है, वर्क एंड टास्क टेक्नोलॉजी है, इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्ट्रक्चरल और ह्यूमन रिलेशन। तीनों कैटेगरीज हैं, डिफाइंड, वेल डिफाइंड होती हैं, और इनसे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा, स्ट्रक्चरल में कॉन्फ्लिक्ट होगा, या ह्यूमन रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सोशो टेक्निकल सिस्टम्स का जो होता है उससे ये सॉल्व हो सकता है, मैन मैनेजमेंट एनालिसिस से सॉल्व हो सकता है। सेकेंड लेवल जो आउटसाइड द फर्म होता है, वो होता है जब ये पहले वाला लेवल जो होता है इंटरप्लैनेट वाला, उस पर ये सॉल्व ना हो पाए, तब ये सेकेंड लेवल लागू होता है। ठीक, उसमें ये जो बड़े ट्रेड यूनियंस है, ये सब कुछ है, वो उसको डील करती हैं, वो वाला है। तो सिस्टम्स और ऑक्सफोर्ड मॉडल के अंदर जो रूल्स की बात ज़्यादा की गई है, उस पर ये एम्फेसिस ज़्यादा देता नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कॉजेस पे ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब कि एक तो ये होता है कि भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हमें तो रूल्स बनाए गए हैं उसके लिए, उसको फॉलो करना है, उसके लिए सिस्टम बनाया गया है, उसको फॉलो करना है। एक तो ये बात हो गई। एक दूसरी बात है, जस्ट दूसरी बात है, वो ये कहती है कि भाई रूल्स तो बन सकते हैं, लेकिन मुद्दा हर बार अलग होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, उसका कॉज जानना हमें, तभी उसका सही सोल्यूशन हो सकता है। हर कॉज के लिए आप एक अप्रोच, एक रूल सिस्टम जो बनाया गया है उसी को फॉलो नहीं कर सकते हो। इसलिए ये अप्रोच जो है वो जो सिस्टम्स अप्रोच वाला जो फंक्शनल मॉडल है, जो उसके रूल्स प्रोसीजर की बात ऑक्सफोर्ड मॉडल में की गई है, उसको रिजेक्ट करता है। ये कहता है कि हर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके अंदर इंक्वायरी करो, ये समझो कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ है, कौन सा टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका कॉज क्या है, उसका सोल्यूशन वहीं से निकलेगा। तो सारा मुद्दा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को समझने का है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट है हेनरी सैंडर्स गेव विच इंडस्ट्रियल अप्रोच, रेडिकल अप्रोच या रेडिकल पर्सपेक्टिव, या सोशल एक्शन अप्रोच, या एक्शन थ्योरी अप्रोच, या सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, कौन सा वाला हेनरी सैंडर्स ने दिया है। तो इसका आंसर होगा सी, एक्शन थ्योरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि जो एक्शन थ्योरी अप्रोच है उसके अंदर एक्शन थ्योरी एनालिसिस जो होता है आईआर का, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, वो फोकस करता है प्राइमरीली बार्गेनिंग पर, जो कि एक मैकेनिज्म होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का। दूसरा एक्शन थ्योरी अप्रोच जो है वो जो फोकल पॉइंट उसका क्या हो रहता है, उसका फोकल पॉइंट रहता है कलेक्टिव रेगुलेशन कैसे हो इंडस्ट्रियल लेबर का। तो क्या दोनों बात सही है? दोनों ही बात सही है, यही एक्शन थियरी अप्रोच बोलती है। हेनरी सैंडर्स इसके प्रोपोनेंट थे। वो ये कहते थे, देखो स्पेसिफिक ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये एक्शन थियरी अप्रोच है, और इनका नाम भी आपको ढंग से ध्यान रखना है। जैसे मैंने ऑप्शन बनाए हैं वो बड़े ही कंफ्यूजिंग है, पहले वाले सोशल एक्शन अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच और एक्शन थ्योरी, मिलते जुलते से नाम है, तो आपको याद रखना है हेनरी सैंडर्स का एक्शन थ्योरी अप्रोच था। कलेक्टिव रेगुलेशन जो होता है इंडस्ट्रियल लेबर का, वो फोकल पॉइंट है इसमें।
ये कहते हैं कि सभी एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं। जो एक्टर्स की बात सिस्टम अप्रोच में की गई ना, वैसी सी बात इसमें है कि एक्टर्स जो एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं और उस फ्रेमवर्क को हम कोलिशन रिलेशनशिप बोल सकते हैं। कोलिशन मतलब जो कुछ चीज़ों का ग्रुप जो बन जाता है वो कोलिशन होता है। जैसे कि कोलिशन सरकारें होती हैं गठबंधन वाली, तो एक गठबंधन है किसका है कि इसमें ग्रुप्स होते हैं और वो बार्गेन करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसके लिए जो है बार्गेनिंग होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। तो प्राइमरीली बार्गेनिंग जो है उसको एक रेजोल्यूशन की मैकेनिज्म माना गया है इसमें। तो ये सिर्फ उसकी बात कर रहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला, और उसको एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मुद्दा जो है टूल मान रहा है उसको ये, और उस पर उसका फोकस है। एक्शन थ्योरी अप्रोच मतलब कैसा एक्शन लेता है कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला सिस्टम, जो यूनियंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो कैसा एक्शन लेते हैं, मतलब एक्शन के ऊपर जोर है उनका, और इसी से ही चीज़ें सुलझती हैं। तो मतलब ये काफ़ी नैरो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें की नहीं गई हैं, हेनरी सैंडर्स ने ज़्यादा बातें नहीं की हैं, उसी के अंदर ही सारा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है इस सारे कलेक्टिव बार्गेनिंग वाले इशू के ऊपर और कोलिशन रिलेशनशिप के ऊपर। और जो इंडस्ट्रियल लेबर है सारा, उसको कलेक्टिवली कैसे रेगुलेट करें, उसके ऊपर उन्होंने बात बोल दी है। इसमें कोई यूनिफॉर्म एक्शन थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात भी नहीं की गई है, और ना ही ये कोई जो है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। नेक्स्ट है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म जो है वो क्या एसेंशियली एक मेथड है सोशल इंक्वायरी का। किसमें सोशल इंक्वायरी? पावर रिलेशनशिप्स ऑफ सोसाइटी एंड अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी की बात होती है मार्क्सिज्म में, सोसाइटी के ऊपर सारा मुद्दा है, सारी बात की गई है मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर, और उसी से निकलता है कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट। तो पावर रिलेशनशिप जो रहता है क्लासेस के बीच में, तो उसके अंदर क्या सोशल इंक्वायरी है मार्क्सिज्म, बात करेक्ट है, यही बोलता है मार्क्सिज्म। तो पहला स्टेटमेंट तो मार्क्सिज्म के बारे में है। दूसरा है मार्क्सिस्ट इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉइज रिलेशन जो है, मतलब जो मार्क्सिस्ट को जो फॉलो कर रहे हैं जो आइडिया को, मार्क्सिज्म को, उनके लिए फॉर मार्क्सिस्ट इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉय रिलेशन वो तभी समझे जा सकते हैं जब हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ब्रॉड तरीके से समझेंगे, उसका ब्रॉडर एनालिसिस करेंगे। और इन पर्टिकुलर जो सोशल रिलेशन होते हैं प्रोडक्शन और डायनामिक्स किसके, कैपिटल एक्यूमुलेशन के, उसको जब हम समझेंगे तभी हमें ये चीज पिक्चर क्लियर हो सकती है इंडस्ट्री और एम्प्लॉय के रिलेशन की, कि हम एक तो सोसाइटी को ब्रॉडली एनालाइज करें, सोसाइटी में जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक लेबर क्लास है, उसको एनालाइज करें, और कैसे कैपिटल जो है रिच लोगों के हाथ में चली जाती है, उसका एक्यूमुलेशन कैसे होता है, इस डायनामिक्स को हम समझें तभी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझ सकते हैं। ये बात बोली इन्होंने। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो रिलेशन होता है कैपिटल और लेबर के बीच में, उसी के ऊपर ही सारा इसका फोकस है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं कही जा सकती, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मार्केट, इन सब की बात नहीं कही गई है ज़्यादा। तो क्या ये बात करेक्ट है? ये से बात करेक्ट है। टोटली कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ये नहीं है, ये वही क्लास स्ट्रगल के बीच में एक तरह से फोकस करती है ज़्यादा। कैपिटल और लेबर के बीच में जो सोशल रिलेशन है, सोशल इंक्वायरी है, कैपिटल एक्यूमुलेशन, उसका जो डायनामिक्स है, उसकी ही सारी ये बात करती है। तो सारे ही बात करेक्ट हैं, डी ऑल इसका आंसर होगा। देखो कार्ल मार्क्स ने दी थी मार्क्सिस्ट अप्रोच, और मार्क्सिस्ट की जो सोशल थिंकिंग थी और उसका जो इंटरप्रिटेशन था उसी पे टिकी हुई है। सोशल इंक्वायरी की बात करी जो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि जो सोशल रियलिटी उसको समझो। रियलिटी क्या है कि क्लासेस हैं, एक कैपिटलिस्ट क्लास है, एक लेबर क्लास है, और वो कैपिटलिस्ट क्लास हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देता है कि उसके पास कैपिटल का एक्यूमुलेशन कैसे हो, चाहे कितना ही वो खून पसीना निकाल दे लेबर क्लास का, उसको उससे मतलब नहीं होता है। तो ये रियलिटी है, इसलिए रेवोल्यूशन आता है। तो रशिया में आया तो मेन रीज़न क्या था उसका, क्यों आया था? क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वहाँ तक पहुँचा, तो वहाँ पर यही चीज़ चलने लग गई कि किसी ने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी, जो पावरफुल लोग थे उन्होंने इस्टेब्लिश करी, और बाद में शोषण करने लग गए। और जब शोषण किया तो लेबर क्लास कमज़ोर होने लग गई, और शोषण हुआ फिर, क्योंकि कमज़ोर हुई तो और ज़्यादा कमज़ोर होते गए। तो वो एक विशियस साइकिल में फंस गए कि वो ना तो इतने मजबूत रहे कि वो कोई स्ट्रगल कर पाएँ और अपनी बात रख पाएँ, और न उनकी मानी गई। हर तरीके से सारे सिस्टम जो है वो उनके अगेंस्ट में ही थे। तो इसलिए लास्ट में रेवोल्यूशन आया, सोशल रेवोल्यूशन भी वो बन गया, क्योंकि पहले लेबर रेवोल्यूशन था, क्लास रेवोल्यूशन था, फिर वो सोशल रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया।
और ये पूरे नेशनल लेवल पे वो हो गया। तो वो थियरी है। तो ये कह रहे हैं कि एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो अर्ली मार्क्सियन थ्योरी थी उसकी बजाय जो उसका जो इंटरप्रिटेशन बाद के स्कॉलर्स ने किया, मार्क्सिस्ट स्कॉलर जिनको कहा जाता है, उन्होंने जो किया उस पर ये ज़्यादा टिकी हुई है। ये वाली इनकी आईआर की थ्योरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी। ये ज़रूर कहा है मार्क्सिस्ट ने कि एट द फर्स्ट इंस्टेंस, सबसे पहले आप देखोगे तो ये एक मार्केट रिलेशन ही है। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक मार्केट रिलेशन है, क्योंकि मार्केट से ही तो प्रॉफिट कमा रहा है कैपिटलिस्ट क्लास। तो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि ये एसेंशियली पॉलिटिसाइज्ड मैटर होता है, पॉलिटिक्स इसमें होगी ही होगी, और ये क्लास स्ट्रगल का ही एक पार्ट है। और अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो बन जाती है इस तरह के सिस्टम में, क्योंकि कैपिटलिज्म के हाथ में, कैपिटलिस्ट क्लास के हाथ में सब कुछ आ जाता है, वही सोसाइटी को चला रहे होते हैं एक तरह से, तो उसका जो ब्रॉडर एनालिसिस हम करेंगे इस सोसाइटी का, तभी हम इसको समझ सकते हैं इंडस्ट्री और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन को। तो ज़्यादा चीज़ जो है ना, इन्होंने ये कही अल्टीमेटली कि सॉल्यूशन क्या है, वो एक तरह से रेवोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। एक तरह से वो समझा रहे हैं सिचुएशन को कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन सॉल्यूशन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया है। इसीलिए इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया है, खासकर कैपिटलिस्ट क्लास ने। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करी इन्होंने। मोड ऑफ प्रोडक्शन जो मटेरियल लाइफ में होता है वो डिटरमिन करता है कि सोशल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ जो है वो कैसा रहेगा उस सोसाइटी के अंदर। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान है, क्योंकि इनका पूरा फोकस इस चीज़ पे था कि जो उस टाइम पर हो रहा था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास जो है कैसे खून चूस रही थी, और वहाँ से ही फिर सोसाइटी, पॉलिटिक्स सब कुछ डिसाइड हो रहा था। लोगों की सोच जो है वो बदल रही थी, उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी एकदम नैरो हो चुका था, और वो एक तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। इसलिए उनका सारा टीस उसी चीज़ पर निकलता है, इसलिए वो हर चीज़ में इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो इसको समझाते ही रह गए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए इंडस्ट्रियल, उसकी बात इन्होंने कम करी। बस इनको समझाया ज़्यादा है, प्रॉब्लम क्या है उसको ज़्यादा समझाया इन्होंने, सोल्यूशन की बात कम करी है। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि पावर स्ट्रगल ही है ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो एक तरह का पावर स्ट्रगल ही है, और वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ओनर के हाथ में रहें, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाएं, और उसके लिए एक्सप्लॉयटेशन को वो गलत नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलर्स जिन्होंने सपोर्ट किया या फिर जिनको इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट कहा जा सकता है प्लूरलिज्म का, वो कौन से हैं। प्लूरलिज्म की बात हमने पहले पढ़ी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी। फ्लैंडर्स उसका नाम वहाँ पर आया था, फ्लैंडर्स का, तो फ्लैंडर्स उसके मेन प्रोपोनेंट थे, तो सही है फ्लैंडर्स। फॉक्स केयर, अब ये फॉक्स और केयर क्या इसी से रिलेटेड थे? यस, ऑल ऑफ द वो इसका आंसर होगा। ये सारे ही प्लूरलिस्ट थ्योरी की बात करते थे, डी इसका आंसर है। ये देखो, कर की मेनली प्लूरलिस्टिक अप्रोच थी। प्लूरलिज्म जो है वो एक मेजर थ्योरी है लेबर मैनेजमेंट रिलेशन में। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, तो वो अलग अलग सेक्शन है, उनको सबको रिकॉग्निशन मिलता है प्लूरलिस्ट थ्योरी में। कोई एक यूनिटरी अप्रोच के जैसे उल्टी है वो। यूनिटरी में तो ये बोला गया कि बस मैनेजमेंट है, वही बॉस है, उसी की मानो, वही सब कुछ सही करेगा। कर ये कहते हैं कि प्लूरलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोशल एनवायरनमेंट जो होता है इंडस्ट्री का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। नेगेटिव एनवायरनमेंट रहा तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, पॉजिटिव रहा तो कम होंगे। आइसोलेटेड मासेस ऑफ वर्कर्स आर मोर स्ट्राइक प्रोन, मतलब जिनको अकेला छोड़ दिया गया है, जिनको कोई हेल्प नहीं दिख रही है, जिनको ये लग गया है कि हमारा कोई नहीं है, आइसोलेटेड जो हो गए हैं वर्कर्स के ग्रुप, और एक्सप्लॉयटेशन भी उनका हो रहा है, वो हमेशा ही स्ट्राइक की बात करेंगे, उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे, प्रोन हो जाएंगे उसके लिए। और जो डिस्पर्स्ड ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग छटे हुए हैं, जो आइसोलेटेड नहीं है, जो एक दूसरे से मिलते जुलते रह रहे हैं, जिनका इंटरेक्शन बराबर बना हुआ है मैनेजमेंट से भी, इन सब से, वो कम स्ट्राइक करेंगे। इसलिए सोशल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉस और हर्टमैन का जो क्रॉस नेशनल कंपैरिजन है स्ट्राइक्स का, मतलब उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया अलग अलग देशों में हो रही स्ट्राइक्स को, तो ये कहता है कि सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा हो रही है, अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और बनता जा रहा है देशों में, लेजिस्लेशन आते जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, सोल्यूशन निकल रहे हैं अलग अलग टाइम के साथ में, तो उतने ही स्ट्राइक्स कम हो रहे हैं, ऐसा है भी। तो डिक्लाइन हो रहा है स्ट्राइक्स के अंदर, वो क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो रही हैं, जैसे उसके लिए लॉज आ रहे हैं, इंडिया में भी आए, आज़ादी से पहले से स्टार्ट हो गए थे, और उनका रिकॉग्निशन भी होता है, ट्रेड यूनियनिज्म भी है, उसको भी रिकॉग्निशन मिलता है, ये सब कुछ है। और उनकी पॉलिटिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जब तक डेमोक्रेसी रहेगी तब तक बचाव रहेगा गरीबों का। तो
ये बात है, ये रॉस और हटमन ने भी ये एनालिसिस किया और ये चीज़ थ्योरी ने भी कहा कि एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मजबूत रहेगा तो सब ठीक चलेगा। और ये प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है उसमें यही सब होता है, क्योंकि सबको रिकॉग्निशन इसमें मिलता है, अकेला कोई मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस नहीं है इसमें। आजकल जो रिसेंट थ्योरीज हैं प्लूरलिज्म की, वो फ्लेंडर फॉक्स जैसे जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं उनकी बात इसमें ज़्यादा होती है, उनके इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दो बातें होती हैं, डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स हैं, एक तो मार्केट रिलेशनशिप और एक मैनेजमेंट का डीलिंग विद लेबर। मार्केट रिलेशनशिप क्या है कि भाई जब कोई मान लीजिए नए भर्ती होते हैं वर्कर्स या लेबरर्स, तो उनको हायर किया जाता है, तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उनको कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इस कंडीशन पे हम काम करेंगे, टर्म्स कंडीशन होती है शुरुआत में, कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो पार्टीज के बीच में काम करता है थ्रू आउट द जॉब। तो एक तो वो चीज़ है मार्केट रिलेशनशिप, दूसरा है मैनेजमेंट का डीलिंग विद लेबर, कि मैनेजमेंट डील कैसे करता है। ये सब तो चल रहा है, ये सब तो रूल्स रेगुलेशन तो हैं, कोड्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा उसका डीलिंग कैसा हो रहा है, वो ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयटेशन करता है, इंटरेक्शन कैसा है, नेगोशिएशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है थोड़ी कोई छोटी मोटी डिमांड्स के ऊपर, और यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, चल रहा है प्रैक्टिकली वर्चुअली कैसा चल रहा है, और यूनियंस का पार्टिसिपेशन कितना है डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये चीज़ें जो हैं ये मैनेजमेंट का डीलिंग में आती हैं। तो इन दोनों को ये अलग करता है, ये कर का प्लूरलिस्टिक अप्रोच। बात आ गई ना कि कोई एक के अंदर सम्मिलित नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। मार्केट रिलेशनशिप अलग है, ये कंपोनेंट अलग है, और मैनेजमेंट का डीलिंग जो है लेबर के साथ में वो अलग है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मार्क्सिस्ट जो थे उन्होंने इस थ्योरी का इस ग्राउंड पे विरोध किया कि ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, कोई ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, सरकार का इंटरवेंशन होता है, लॉज हैं, वो सब कैपिटलिस्ट क्लास एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के फेवर में ज़्यादा जाते हैं, इसलिए ये प्लूरलिज्म भी फेल होता है। अंत में जो स्ट्रगल है वो होना ही है, क्लास स्ट्रगल, और उसमें पॉलिटिक्स भी होनी ही है। नेक्स्ट है सोशल एक्शन अप्रोच। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल एक्शन अप्रोच जो है वो, एक सेकेंड, दैट गिव्स द थियोरेटिकल एंड ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस टू कंट्रोल एज वेल एज टू द पावर स्ट्रगल टू कंट्रोल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। कि एक तो जो कंट्रोल वाला जो मुद्दा होता है ना इंडस्ट्री में, उसको इंपॉर्टेंस देता है, और जो पावर स्ट्रगल जो होता है उसको इंपॉर्टेंस देता है। जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने वाला जो एक स्ट्रगल है, वो जो मैनेजमेंट की तरफ से कंट्रोल करने वाली बात है, उधर जो उसका रजिस्ट करते हैं, तो ये जो पावर स्ट्रगल है ना उस पर फोकस करता है सोशल एक्शन अप्रोच। बात करेक्ट है, ये मैक्स वेबर ने दिया था, तो ये बात भी करेक्ट है। मैक्स वेबर नहीं दिया था, जर्मन सोशोलॉजिस्ट ये थे मैक्स वेबर, और उन्होंने ये बात कही थी। तो देखो इनका सोशल एक्शन अप्रोच था, ये कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस देता है क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल, कैसा होगा कंट्रोल, क्या कंट्रोल होगा, कौन करेगा, इस तरह से पावर ऑफ कंट्रोल एंड डिस्पर्सल ऑर्गेनाइजेशन में जो है उससे ये कंसर्न था। ये जो वेबर का स्कीम था, ये जो वेबर की सोशल एक्शन अप्रोच थी। और ट्रेड यूनियन जो है उनके हिसाब से उसका इकोनॉमिक पर्पस भी है, और उसका पॉलिटिकल और पावर स्ट्रगल के अंदर भी पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। दोनों चीज़ उसकी मानी, ये प्रैक्टिकली होता भी है, और दोनों चीज़ों को इन्होंने डिस्टिंग्विश करके बताया है, समझाया है। तो मेजर ओरिएंटेशन जो था इस अप्रोच का वो ये था कि जो टेक्नो इकोनॉमिक और पॉलिटिको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है, कब होता है वो, जब ट्रेड यूनियंस ये संघर्ष करती हैं, तब जो है उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई डिमांड रखती है वेजेस की, कोई पर्टिकुलर वर्किंग की, तो वो इकोनॉमिक उसका इशू भी होता है, वेजेस बढ़ानी पड़ती हैं, कम करनी पड़ती हैं, तो वो टेक्निकल और इकोनॉमिक इशू तो हो ही गया, और दूसरा ये पॉलिटिकल भी हो गया, और ये पावर स्ट्रगल भी हो गया। तो ये कह रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसका इम्पैक्ट एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर लेबर रिलेशंस को अच्छे समझना है और लागू करना है तो। और ट्रेड यूनियनिज्म की तरफ जो है वर्कर्स का कैसा अंडरस्टैंडिंग रहता है, पावर स्ट्रगल को कितना समझते हैं वर्कर्स, इसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वेरियस कंपोनेंट्स जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एनवायरनमेंट के, उसका एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सब के जो हैं एक्शंस कैसे रहते हैं उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स हैं ट्रेड यूनियनिज्म के अंदर भी और कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर भी।
कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तभी इशू बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और डेडलॉक आता है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, कोई जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उसमें लागू करना पड़ता है, और नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं इस तरह से। नेक्स्ट है वेबेरियन अप्रोच जो है वो एक थियोरेटिकल और ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस देती है कंट्रोल को और पावर स्ट्रगल को, जो कंट्रोल करता है वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारा एक ड्रामा क्रिएट होता है, मतलब जिसके अंदर ये सब कॉटअप रहते हैं और इसको एनालाइज करना है, इसको ऊपर फोकस करना है। ये सोशल एक्शन अप्रोच है। मतलब जनरल सी बातें हैं, बहुत सारी मिलती जुलती हैं बातें अप्रोचेस के अंदर, लेकिन कुछ बातें ज़्यादा जिसमें कही गई हैं उस पर आपको ध्यान देना। तो इसमें ज़्यादा बात ये कही गई, इस ड्रामा की बात की गई सारे की, और इसको एनालाइज करने की बात कही गई है। और क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल इसका कीवर्ड है मैक्स वेबर अप्रोच का। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशंस के प्रोपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, नहीं इसके जो मेन जो लोग थे, स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसकी बात कही थी, इसको सपोर्ट किया था ह्यूमन रिलेशन को, वो प्रोपोनेंट्स कौन कौन से थे? एल्टन मेयो, रोथलिसबर्गर और बर्जर और वाइट हेड, WF वाइट और जॉन डनलप। कौन कौन से थे? तो देखो, जॉन डनलप का नाम आया था सिस्टम्स अप्रोच में, और सिस्टम्स अप्रोच ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से अलग होती है। पहले हमें नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का और सिस्टम्स अप्रोच का, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि जॉन डनलप ने ही जो है सिस्टम्स अप्रोच दी थी, और वो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से कैसे अलग है इसका हमें पता होना चाहिए। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जब हम पढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो शुरू के 4 थे, एल्टन मेयो ने ये फाउंडेशन ये दी थी, फाउंड किया था इसको, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को, और इन्होंने फिर इसको आगे बढ़ाया था। जॉन डनलप इससे रिलेटेड नहीं थे, इनका मुद्दा अलग था, सिस्टम्स अप्रोच का था, इसलिए आंसर होगा 1 2 3 4। अब तुक्का मारोगे तो ऑल भी कर सकते हो, लेकिन गलत होगा, तो 20 का आंसर है। ये देखो, ये अप्रोच हाईलाइट करता है सर्टेन पॉलिसीज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉई मोरल, उनकी एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फैक्शन, उसकी बात करता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स HRM में होता है ना आजकल, वो वाला जैसा है ये। और ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट को एम्प्लॉइज का जो होता है उसको सपोर्ट करता है टोटली। तो देखो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसमें है। एक ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, एक आगे HRM अप्रोच आएगी। ये दोनों एक जैसी सी ही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो यही वाला पॉइंट है, दूसरा वाला, कि ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं करता है ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये उनके वर्कर्स के ग्रुप को, और जो एक उनका होल जो एक आइडेंटिटी है ना कि वर्कर्स हैं, एक तरफ एम्प्लॉयर्स एक तरफ वर्कर्स हैं, तो ये उसको सपोर्ट करता है, सबके मोरल हाई हो, सबका एफिशिएंसी हो, सबका जॉब सेटिस्फैक्शन हो, इस तरह से कलेक्टिवली ये सपोर्ट करता है, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करता, इसलिए आंसर उसका होगा ओनली 1। ये देखो, कीथ डेविस ये बोलते हैं पहले तो कि जो ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या है, कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह एक वर्क सिचुएशन के अंदर, जो सिचुएशन उनको मोटिवेट करता है साथ में काम करने के लिए, प्रोडक्टिवली, कोऑपरेटिवली और इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल और सोशल सेटिस्फैक्शन के साथ में, उनको अच्छे जॉब्स मिले, अच्छी जो है तनख्वाह मिले, और वो सेटिस्फैक्शन रहे उनको, ये सब चीज़ें होंगी, और वर्क कल्चर अच्छा होगा, और वो साथ मिलकर काम करेंगे। ये सारा ह्यूमन रिलेशन का पार्ट है। तो कीथ डेविस ने ये कहा। अब एल्टन मेयो ने फाउंड किया था ह्यूमन रिलेशंस स्कूल, और बाद में इसको प्रोपेगेट किया रोथलिसबर्गर ने, वाइट हेड ने, WF वाइट ने और हॉमन्स ने। तो इन्होंने बात करी हार्मनी की, उनका सेटिस्फैक्शन रहे, और लोग जो हैं वो उनका मोरल हाई रहे। ये बात मेनली ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की इन्होंने करी कि कुछ पॉलिसी और टेक्निक्स ऐसे अपनानी पड़ेंगी ताकि ये चीज़ें इंप्रूव हो, मोरल एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सारी। स्मॉल वर्क ग्रुप्स को ये एनकरेज करता है ये अप्रोच, कि स्मॉल वर्क ग्रुप्स होंगे बहुत सारे, और वो अपना कंसिडरेबल कंट्रोल करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ही सब कुछ कंट्रोल में रखेगा, ऐसा नहीं। और अगर इनको थोड़ा बहुत ऐसा कंट्रोल मिलता है तो ये रिलेशन अच्छा रहेगा, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होंगे, स्ट्राइक्स वगैरह के लिए मोटिवेट नहीं होंगे लोग, उनको थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहेगा, मतलब कि हमारा भी कुछ है यहाँ पर से। लेकिन मार्क्सिस्ट ने और प्लूरिस्ट ने, दोनों ने इसको क्रिटिसाइज किया था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि हर इंडिविजुअल आदमी को आइडेंटिटी नहीं है, और इसमें डिपेंडेंसी बढ़ती है एक आदमी की ग्रुप के ऊपर, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो वो नहीं हो पाता है। ग्रुप का डेवलपमेंट, ग्रुप के मोरल, ग्रुप की एफिशिएंसी की बात, ग्रुप के सेटिस्फैक्शन की बात जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच करता है। तो इंडिविजुअल आदमी की कोई स्ट्रेंथ नहीं रही, कल को एक आदमी के साथ किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और वो अपने राइट्स की बात करे, और कोई उसके साथ गलत कर दे,
और वो अकेला ही अपने पोजीशन को रखने के लिए हो, तो उसका फिर कोई स्टैंड रह नहीं पाता है, इसलिए दिक्कत है ये। तो इसलिए प्लूरलिस्ट ने और मार्क्सिस्ट दोनों ने इसको विरोध किया कि भाई इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए ग्रुप के ऊपर, वरना क्या हो जाएगा, ग्रुप का मान लीजिए किसी से एफिलिएशन हो गया, कोई पॉलिटिकल क्लास से या किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट के साथ उसका एक कोई पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन हो गया किसी ग्रुप का, अब उसमें ग्रुप में कोई कुछ लोग हैं, एक दो हैं, वो नहीं चाहते हैं उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन उस ग्रुप के कारण करना पड़ता है, और ग्रुप बात कर रहा है एम्प्लॉयर के साइड में, तब दिक्कत है। क्योंकि किसी ग्रुप को जो है एम्प्लॉयर्स अपने फेवर में ले सकते हैं, किसी लालच देके किसी भी तरीके से। तो ये है, तो बैलेंस व्यू में अगर देखें इस अप्रोच को, तो ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो है वो उसने बहुत सारा जो है प्रकाश डाला है, थ्रोन ए लॉट ऑफ लाइट ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स। कौन से? कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क प्लेस, सोशल सिस्टम, ग्रुप डायनामिक्स और पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन ग्रुप के तौर पे ही होगा, वर्कर्स इंडिविजुअल की बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट है गांधीयन अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। हमने पूरा डिटेल में इसको समझा था, ये वही सारी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें जो इसमें थोड़ी सी अलग हैं क्वेश्चन में मैंने डाली हैं। गांधी ने एडवोकेट किया वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को और म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट को। ये बात करेक्ट है, गांधी इसके अगेंस्ट नहीं थे, इसके फेवर में ही थे कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन हो। जैसे मैंने कहा था ना कि एक तो होता है वॉलंटरी, एक होता है इंस्टीट्यूशनल और कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। तो वॉलंटरी के फेवर में ज़्यादा थे कि भाई मिल बैठ के आराम से ये सुलझाएं, कोई मुद्दा हो तो म्यूचुअल सेटलमेंट हो। गांधी डिड नॉट सपोर्ट स्ट्राइक्स एंड कॉल्ड फॉर कलेक्टिव पीसफुल बार्गेनिंग। देखो, कलेक्टिव पीसफुल बार्गेनिंग के लिए तो उन्होंने कहा था गांधी ने कि इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि स्ट्राइक्स को मैं सपोर्ट ही नहीं करता हूँ। हाँ, गांधी ने ये कहा कि स्ट्राइक्स एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, जहाँ तक कोशिश हो स्ट्राइक हो नहीं, क्योंकि स्ट्राइक होने पे बिल्कुल ही बट्टा बैठ जाता है, एम्प्लॉयर भी पूरी तरीके से जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ में मिलकर काम करना है। मतलब गांधी का वही फिलोसफी, आइडियल बात कि भाई हर कोई इंसान जो है वो अंदर से अच्छा उसका दिल होता है, हर कोई इंसान एक अच्छा ह्यूमन होता है अंदर से, बस उसको जगाने की ज़रूरत है अपनी ह्यूमैनिटी को। तो एम्प्लॉयर भी इंसान है, एम्प्लॉयज़ भी इंसान है, दोनों मिलकर काम करें अच्छे एम के साथ में, सोसाइटी में इक्वालिटी लाएं। लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्रियल क्लास ऐसा होता नहीं है, ये हर जगह देखा गया है और लगभग जो है 300-400 सालों से चीज़ देखी जा रही है। अब देखिए, स्ट्राइक्स को सपोर्ट नहीं करते थे, ये बात कहना गलत है। लास्ट रिजोर्ट लेकिन उसको बताया था उन्होंने, तो ये बात करेक्ट है। तीसरा भी सही है, नॉन वायलेंट कम्युनिज्म। देखो, एक तो कम्युनिज्म जो है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि भाई लास्ट में स्ट्रगल होता है और एक कलेक्टिव ओनरशिप लोगों की होनी चाहिए, प्रोडक्शन पे भी, कंजम्पशन पे, इन सब चीज़ों के ऊपर। और उसके लिए कोई अगर दिक्कत करता है, कोई क्लास स्ट्रगल होता है, तो उसमें वायलेंस भी फिर होता ही है, क्योंकि पूरा रेवोल्यूशन आता है। लेकिन गांधी वायलेंस के फेवर में नहीं थे, इसलिए कहते थे कि नॉन वायलेंट कम्युनिज्म अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, दूसरा गलत है। बहुत ही ये मेरे हिसाब से शानदार क्वेश्चन है ये। गांधी ने देखो ये अप्रोच दी, गांधीयन अप्रोच इसको कहा जाता है, ये यूनिक अप्रोच है, गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच इसको कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट लेबर लीडर्स में से ये थे गांधी, और बड़ी ह्यूमेन उनकी अप्रोच थी, और उनके व्यूज़ थे, डेफिनेट व्यूज़ थे किस पे, फिक्सेशन पे, रेगुलेशन ऑफ वेजेस पे, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस के ऊपर, और कलेक्टिव बार्गेनिंग को सर जरूरी मानते थे, और यूज़ भी बताया था स्ट्राइक्स का, लेकिन अब्यूज़ भी बताया था कि स्ट्राइक्स का अब्यूज़ भी होता है, ये भी बात कही थी। लेबर डिसिप्लिन की बात करी थी, डिसिप्लिन को पहले चीज़ मानते थे, और लेबर इनडिसिप्लिन की बात भी इन्होंने करी थी कि इनडिसिप्लिन भी होता है लेबर्स में, वो भी दिक्कत की बात है, और ये बात गलत नहीं है, बात सही है। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाला भी गया है, डीपीएसपीज के अंदर अलग से डाला गया है इसको, आर्टिकल 43A में। तो ये डीपीएसपीज में आता है, गांधीयन अप्रोच में ही आता है। वर्क एंड लिविंग की कंडीशन, ड्यूटीज़ ऑफ वर्कर्स, ये सब जो है गांधीयन अप्रोच का हिस्सा है और हमारे डीपीएसपीज में भी है। तो इसलिए गांधीयन अप्रोच, गांधीयन जो डीपीएसपीज है उनका एक अलग कैटेगरी है डीपीएसपीज के अंदर। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाला जो इशू हुआ था, उसमें उन्होंने पूरा इसका एक्सपेरिमेंट किया था। गांधी का इमेंस फेथ था गुडनेस ऑफ मैन के अंदर, लव फॉर मैनकाइंड के ऊपर, और ये कहा कि अधिकतर जो इविल्स है मॉडर्न दुनिया के, वो रॉन्ग इंडिविजुअल्स के कारण नहीं है, रॉन्ग सिस्टम्स के कारण है, कि कुछ सिस्टम्स गलत एस्टेब्लिश हुए हैं दुनिया के अंदर, लोग गलत नहीं होते हैं, तो सिस्टम्स को सुधारना जरूरी है। इसलिए इन्होंने ये कहा कि सिस्टम सुधारें, इंडिविजुअल वर्कर ह्यूमन बीइंग है उसको रिकॉग्नाइज करें, और कम्युनिज्म का रास्ता भी अच्छा है अगर वो नॉन वायलेंट हो तो।
गांधी ने सर्टेन कंडीशंस रखी सक्सेसफुल स्ट्राइक के ऊपर कि एक तो स्ट्राइक का जो कोज है वो बिल्कुल जस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, बिना कोई ग्रीवांस के प्रेशर बनाने के लिए स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कोई वायलेंस उसमें नहीं होना चाहिए, और जो स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं नॉन स्ट्राइकर्स या ब्लैक लेग जो होते हैं उनको मोलेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्ट्राइक होती है, 150 लोग काम कर रहे हैं, 150 लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कहीं पर मान लीजिए 5-6 लोग वो कहते हैं हम तो स्ट्राइक के फेवर में नहीं है, तो उनको जो है डराना धमकाना नहीं चाहिए, उनको अलग नहीं रखना चाहिए, उनके व्यू का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बात होती है। तो बहुत आइडियल बात है, प्रैक्टिकल सेंस में ये चीज़ रेयरली कहीं होती है, लेकिन ये एक अप्रोच है। तो वो गांधी स्ट्राइक के अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन कंडीशन रखते थे उसके लिए। ठीक है, ये कहा कि सब ट्रस्टी समझे, अपने मालिक अपने आप को पूरा मालिक ना समझे, पूरा अपने आप को खुदा ना समझे वो, और लीगल ऑनर्स वो हैं मान लिया, लेकिन वो अपने आप को ट्रस्टी समझे, क्योंकि सब कुछ दुनिया में परमानेंट नहीं होता है। एक दिन आपको भी मरना है, एक दिन जो है सब साथ में छूट ही जाएगा। तो ये मान के चलो कि हमें एक ट्रस्टीशिप है, हमको कुछ दिया है ऊपर वाले ने, तो हमें उसका बेस्ट यूज़ करना है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देनी है, वर्कर्स को भी रिस्पेक्ट देनी है, उनको भी उसमें शामिल करना है ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आए। तो गांधी का सारा मुद्दा सोशल इक्वालिटी का था, और एक था पैटर्निस्टिक अप्रोच जो हमने पिछली बार पढ़ा था, उसमें इक्वालिटी एम नहीं था, उसमें पैटर्नल अप्रोच रखने की बात थी, नीचे जो ग्रुप्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन की बात थी, लेकिन उनको अल्टीमेटली इक्वल बनाने की बात उसमें नहीं थी। यही फ़र्क है गांधी की और उनके ट्रस्टीशिप में। गांधी के लिए मीन्स और एंड्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट थे। यही बात सारी गांधी ने पूरी लाइफ के लॉन्ग कही कि भाई एंड्स जो आपका एम है वो तो ठीक है, लेकिन मीन्स भी बराबर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो नॉन वायलेंस की बात करते थे कि भाई आप वायलेंस करके अगर आज़ादी लेते हो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मीन्स जो आप तरीका अपना रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई इंसान है और इंसान को इन जैसा बिहेवियर करना चाहिए जैसा उसको सही लगता है, उसके हिसाब से सब चलें। तो मीन्स भी नॉन वायलेंट होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, चाहे स्ट्रगल करना पड़ जाए, पेन झेलना पड़ जाए, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट गांधी बताते थे, इसलिए कहा था गांधी ने कि मीन्स और एंड्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उन्होंने जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो तरीका था उसको सपोर्ट किया था, एक्टिवली उसको एंडोर्स किया था। ठीक है, और ये कहा था कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो पावर स्टिमुलस भी हो सकता है, एक सोशल प्रोग्रेस का, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, और स्टैग्नेशन का भी एक वो तरीका हो सकता है कि अगर गलत रिलेशंस रहेंगे लेबर और मैनेजमेंट के बीच में तो वो सोशल और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाएगा, ना ग्रोथ होगी, ना सोसाइटी अच्छी होगी, दिक्कत ही दिक्कत आएगी। और अगर वो रिलेशन अच्छे होते हैं तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी और सोशल प्रोग्रेस भी होगी, साथ में सुधरेगी सोसाइटी, इक्वालिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट है HRM अप्रोच। HRM सब जानते हैं, ह्यूमन रिलेशन और मैनेजमेंट। तो इसके अप्रोचेस के कौन से कंपोनेंट होंगे? ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉयज ग्रुप राइट्स। तो ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थी, HR अप्रोच थी, एक ये है HRM अप्रोच। इसमें जब ये M लगता है तो ये वर्ड तो अलग हो जाता है, लेकिन इसमें एक यूनिक डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया था कि HRM बात करता है इंडिविजुअल राइट्स की, एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल राइट्स की। ये बात करता है ग्रुप की, स्मॉल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देता है HR। ग्रुप का सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, ग्रुप का मोरल हाई रहना चाहिए, ग्रुप अच्छे से काम करे। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की बात है HRM के अंदर, बस यही फर्क है। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तीसरा गलत है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इंक्रीजिंगली मॉडर्न तरीके से जो यूज़ हो रहा है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और कंपोनेंट ये हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इंडिविजुअलिज्म को ये एम्फेसाइज करता है और डायरेक्ट रिलेशनशिप रहे मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, क्योंकि इंडिविजुअल किसी को दिक्कत है तो मैनेजमेंट से बात कर सके, इसलिए मैनेजमेंट ने HRM डिपार्टमेंट रखा हुआ है। ये बात है सीधी। ग्रुप में आने की जरूरत नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, और आजकल मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो पॉलिटिक्स से हजार कोस दूर रहती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि इंडिविजुअल ही डीलिंग हो, ग्रुप में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। तो ये आज का लेसन था, कैसा आपको लगा फीडबैक देना। आई होप ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। और वही बात है कि जब मेहनत करी है तो आप इसको रिकॉग्नाइज करें और इसको शेयर भी करें,
और इसको फैलाएं भी। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी। ठीक है, फीडबैक ज़रूर देना।